तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो जेट एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है, बहुत कम टाइम बचा है, तो हमने एग्रीकल्चर और बायोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। बायोलॉजी की रिवीजन क्लासेज वगैरह सारा, उसके मोस्ट क्वेश्चंस, उसका जो जेट एग्ज़ाम 2020 29 सितंबर को होने वाला है उसके लिए गेस पेपर वगैरह सारा कुछ सोल्व आउट कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है ना, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन करूंगा, जेट एग्ज़ाम 2000 विशेष के नाम से है प्लेलिस्ट। उसमें लगभग 30 वीडियो हैं जो सारे आपके क्लासेज के वीडियो हैं, अदर वीडियोस भी हैं, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी जो आपको पेपर हैंडल कैसे करना है, क्या चीज़ लेके जानी है, क्या नहीं लेके जाना है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। 30 वीडियो है, पेपर कैसे हैंडल करना है, वो जो आपके 2 घंटे उनको कैसे मैनेज करना है अच्छे से अच्छे, सारी कुछ जानकारियाँ, वो गलतियाँ जो आपको मुख्यतः लोग करते हैं आपको नहीं करनी, मतलब सारी A to Z जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी विथ क्लासेज और क्वेश्चंस के साथ, गेस पेपर के साथ। तो एग्रीकल्चर का और बायोलॉजी का कंप्लीट हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। स्टडी मैटर एक अच्छे स्कोर के लिए जो आपको चाहिए इतना मैटर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। आज जो अपना लास्ट क्लास है जेट के लिए, क्योंकि कल का दिन है, परसों तो आपका एग्जाम है ही, तो कल पढ़ना नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ऐसे नो टेंशन रहना है, अच्छा होगा पेपर आपका, तैयारी बहुत अच्छी है नो। तो आज अपनी केमिस्ट्री क्लास है। इससे पहले जिनकी केमिस्ट्री वीक है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम वालों की लगभग केमिस्ट्री वीक होती है। तो मैं बता दूं, मैंने 11th और 12th की जो केमिस्ट्री की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो पूरी बुक सोल आउट करवा दी है उन दोनों क्लासों के। जिन्होंने नहीं देखा ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए। 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है वो पूरी बुक सोल आउट करवाई है एक एक क्लास में। तो उन दोनों क्लासेस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जिन भी भाइयों ने बहनों ने नहीं देखे ना, एक बार जाके विजिट जरूर करना उनको। रही बात केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की जो गेस पेपर की, तो वो आज अभी हम सोल आउट करने वाले हैं, ठीक है। और कल कोई क्लास वगैरह नहीं लेंगे अपन। कल हो सकता है मैं दोपहर 2 से 4 के बीच में लाइव आऊँगा। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसे ही मन की बात करेंगे, जो भी है दो, कुछ आपका है ना कुछ मैं, ठीक है। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों ने नहीं देखी है ना, वो क्लासेस देख लेना एक बार। बहुत अच्छा स्कोर करना है आपको, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, रिविजन वगैरह। तो अभी टाइम है, बाद में ज़्यादा लोड नहीं लेना, अभी देख लो एक बार। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे के जो भी नोटिफिकेशन वीडियोज़ हैं और भी जो है कट ऑफ वगैरह, आंसर की, जेट से संबंधित जो भी सारी कुछ अपडेट होगी ना सही, जो आपके लिए यूजफुल हो, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। केमिस्ट्री की 3-4 जो क्लासें हो चुकी हैं उनके लिंक मैं नीचे दूंगा, उनको जरूर चेकआउट करोगे। एक केमिस्ट्री की एक क्लास और ली थी मैंने, जो आपके 12th केमिस्ट्री के अंदर 12वां पार्ट है, डेयरी जो रसायन, डेयरी केमिस्ट्री जो पार्ट है, उसमें क्या है, वो पार्ट आपके एग्रीकल्चर में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पुटअप होने के, और आएंगे ही डेफिनेट 2 से 3 क्वेश्चन। एक आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला जो चैप्टर है, वो केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर तीनों को कवर करता है, उसको अच्छे से देख के जाओगे। सोइल वाला जो है एग्रीकल्चर में भी है और केमिस्ट्री में भी है, जो सोइल साइंस दे रखी है आपके, वो उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, वो चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर आउट होनी चाहिए। तो अभी टाइम है, आप देख लो, ज़्यादा वो नहीं करना, अब माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अब जो है मेन चीज़ वो ये है कि आप जो आपके 2 घंटे पेपर दे रहे हो उनको कैसे मैनेज कर रहे हो, उनको सही से मैनेज करना है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी अब कितना क्या आप रट रहे हो, पढ़ रहे हो, क्योंकि अब जो पढ़ने का टाइम था वो जा चुका है, उतना नहीं बचा। अब अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, ज़्यादा कुछ सोचोगे कि मैंने वो नहीं किया वो नहीं किया, तो शांत मन से जितना हो सके उतना पढ़ो, आराम से, फ्री माइंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का अपना जो गेस पेपर है, इसमें लगभग मैं आपको 40-50 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपको पेपर में मिल जाए। मैंने कोशिश यही की है पूरी की अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उठाए उस जेट के लेवल के, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके जो ऑप्शंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग, उसमें जो लैंग्वेज आती है उसके अकॉर्डिंग। तो सोल आउट करते हैं। और अभी तक पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो देख लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इस क्लास को ना, जितने भी क्लासमेट्स हैं जिनकी केमिस्ट्री वीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव है, सबके साथ शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का। गैसीय आयतन नियम का प्रतिपादन किया था। जो गैसीय आयतन का नियम था, गैसीय आयतन के नियम का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था, मतलब किसने दिया था। जो गैसीय आयतन का नियम है वो किस वैज्ञानिक ने किया था। तो 4 ऑप्शन में नहीं लिखाऊंगा, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें 4 ऑप्शन बताने की जरूरत हो, तो वो मैं आपको डेफिनेट यहाँ पे लिखवा के समझा दूंगा अच्छे से,
ठीक है। बाकी कुछ अब 4 ऑप्शन मैं चौक से लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी क्लास बहुत लंबी हो जाती है और मैं आपका टाइम ख़राब करना नहीं चाहता ज़्यादा, और आपके पास है भी नहीं इतना टाइम कि आप ख़राब करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चौक ले लेता हूँ मैं, नहीं कि गैसीय आयतन नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? गे लुसेक ने। गे लुसेक नाम का वैज्ञानिक था, उसने जो गैसीय आयतन का जो नियम है उसका प्रतिपादन किया था। जो ये गैसीय आयतन जो नियम है वो गे लुसेक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्षारीय मृदाओं के सुधारक हेतु उपयोग किया जाता है। जो आपकी क्षारीय मृदाएं हैं, क्षारीय मृदाओं के सुधारक हेतु यूज किया जाता है, ये सुधार हेतु। क्षारीय मृदाओं को सुधार हेतु कौन सा यूज किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है सोइल वाला, बार बार बोल रहा हूँ, आपके एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री जो है सोइल साइंस है, ठीक है, उसमें भी दिया गया है। मतलब कृषि विज्ञान जो है उसमें भी दिया गया है और कृषि रसायन विज्ञान है उसमें भी दिया गया है। तो दोनों जगह कवर करता है डेफिनेट, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। तो इसको अच्छे से पूरा मतलब क्लियर करके ही जाना आप, अभी एक दिन है आपके पास, ठीक है। तो क्षारीय मृदाओं का जो सुधारक है वो कौन सा है? सर्वाधिक जो यूज में लेते हैं जिप्सम। कौन सा है? जिप्सम। अब आपको जिप्सम में कितनी मात्रा पाई जाती है, क्या इसका सूत्र है, सारा कुछ पता होना चाहिए कि CaSO4.2H2 इसका जो सूत्र वगैरह सारा कुछ पूछ सकते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों को जो क्रम से व्यवस्थित किया गया था उसका बेस क्या था? सॉरी, किस आधार पे किया गया था? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो आपके जो वो तत्व हैं उनको किस जो क्रम है उनका, जो उनको सीरियल वाइज जमाया गया है, उनको दिया गया है, उनका स्थान दिया गया है, वो किस आधार पे दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 3rd है अपना। तो वो किस आधार पे दिया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित क्रम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे, क्रमांक के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आकार होगा। सबसे बड़ा आकार किसका होगा? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ये आप खुद करोगे। सबसे बड़ा आकार किसका होगा? 4 ऑप्शन नोट आउट करोगे, आप देखोगे। ऑप्शन नंबर जो अपना फर्स्ट है वो है लिथियम +1। सेकंड जो अपना ऑप्शन है फ्लोरीन। थर्ड जो अपना ऑप्शन रहेगा इसमें वो है Ne, ठीक है। और जो फोर्थ अपना ऑप्शन है O2-2। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा आकार किसका है? सबसे बड़ा आकार किसका है? तो 4 तत्व दिए हुए हैं, अब आप बताओगे इनमें से सबसे बड़ा आकार किसका है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, नॉर्मल आपको लगे इजी रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है अपना चौथे क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आकार है, चौथा क्वेश्चन राइट है, चौथा आंसर राइट है, सॉरी चौथा जो ऑप्शन है वो राइट है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन भी भाइयों ने अभी तक अगर 11th और 12th की जो बुक मैंने सोल आउट करवा रखी है बहुत अच्छे से, उनके जो पीछे जो बुक्स के एग्रीकल्चर की भी, बायो की भी और केमिस्ट्री की भी, उन तीनों के पीछे जो बुक के महत्वपूर्ण बिंदु जो आते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको एक बार पेंसिल लेके अंडरलाइन करते हुए पढ़ लेना। वो इतने ज़्यादा यूजफुल होंगे, किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट, किसी भी सर के नोट्स इतने यूजफुल नहीं होंगे जितने वो होंगे। एक बार पढ़ लेना उनको। बाकी बुक के पीछे जो क्वेश्चन आते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन, जो ऑप्शनल जो प्रश्न आते हैं, उनमें से भी कई बार ऐसे कैसे प्रश्न बिड़ जाते हैं, नीट के एग्जाम में भी आ गए थे। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है उनको भी देख लेना। जब इतने एक साल से तैयारी कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, जो भी इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो एक दिन में वो देख लोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आपके मन में नहीं रहेगी कि यार यहाँ से आया तो मेरा छूट जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है मन की शांति, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसी बात नहीं है, शांति ही होगी, अच्छा स्कोर भी करोगे उन चीज़ों से आप। तो एक बार जरूर देखें, वो महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें और जो वैकल्पिक प्रश्न आते हैं वो भी देखें। उनके दोनों चीज़ के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ ही पार्टों के उसमें मिल जाएंगे, बाकी आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो। बाकी जो पीछे के क्वेश्चन है ना, वो अच्छी तरीके से समझाते हुए, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए, मैंने 11th और 12th दोनों बुक सोल आउट करवाई है यहीं पे बोर्ड पे, तो एक बार आप जरूर चेकआउट करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन कि न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखने वाला तत्व, न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखने वाला तत्व कौन सा है?
तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। और कल लाइव कितने बजे आएंगे वो मैं आपको, जो चैनल के पेज पे जो कम्युनिटी पोस्ट होती है ना, चैनल के पेज पे जाओगे, एक आता है प्लेलिस्ट का, ठीक है, एक आता है वीडियोस का, एक आता है कम्युनिटी पोस्ट का, एक आता है चैनल्स का, एक आता है अबाउट। तो जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि लाइव कितने बजे आएंगे। और लाइव में ऐसी कोई क्लास वगैरह नहीं रहेगी, बस ऐसे ही नॉर्मली अपन बात करेंगे। आपको कोई दिक्कत है तो, या जो आप नेक्स्ट डे एग्जाम देने जा रहे हो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या गलती नहीं करनी है, कैसे आपको सही से अटेम्प्ट करना है पेपर को, किस प्रकार आप करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, कौन सी गलती नहीं करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे उन 2 घंटों को अच्छे से मेंटेन करना है, टाइम का सारा कुछ मैनेजमेंट है वो, उसके बारे में बात करेंगे। ओनली क्लास वगैरह नहीं होएगी। तो जिन भाइयों को अगर लगता है, बात करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो वो मैं आपको टाइम बता दूंगा फिक्स, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या था अपना, कि न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखने वाला तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखने वाले, आयनन एंथैल्पी रखने वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको आना चाहिए, ये बिल्कुल इजी है। 1s2 2s2 2p1 क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखता है, जो न्यूनतम, जिसकी न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 1s2 2s2 2p1। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, निम्न में से किस अणु में अष्टक का नियम लागू नहीं होता। मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको बताना कि कौन से में अष्टक का नियम लागू नहीं होता। आपको यह भी पता होना चाहिए अष्टक का नियम किसने दिया था, किन तत्वों पे लागू होता है, कौन से इसके अपवाद है और किस पे लागू नहीं हो रहा है, सारा कुछ, ठीक है। तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ कि निम्न में से किस अणु में अष्टक का नियम लागू नहीं होता। H2O, BF3, ठीक है। थर्ड नंबर का जो अपना ऑप्शन है CH4 और CHCl3। तो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं और मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा इनमें से तत्व है या कौन सा ऑप्शन है जिसपे अष्टक का जो नियम है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने कर लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा केमिस्ट्री आपने, कि निम्नलिखित में से किस अणु में अष्टक का नियम लागू नहीं होता। जो BF3 है उसके अंदर अष्टक का नियम अपन अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी के जो 3 अपने यौगिक है, जो अणु दे रखे हैं, इनमें तीनों में अष्टक का नियम लगता है। क्लास अभी तो 6 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 12 मिनट की हो गई है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब एक जो दिन बचा है ना, उसमें ज़्यादा आपको सोचना विचारना नहीं है, कौन कितना पढ़ लिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसने पढ़ा उसके काम आएगा, आपके नहीं आएगा। फालतू की चीज़ें सोच के जो पढ़ा है ना उसकी धूल मत करना, जो पढ़ा है उसकी धूल मत करना, और आराम से बिल्कुल फ्री माइंड होके और पूरी नींद लेके फिर जाना है एग्जाम देना। ऐसे नहीं रात को पढ़ रहे हो 2-3 बजे तक, सुबह उठ के पेपर दे रहे हो। एक चीज़ टाइम पे भी जाना है, कितने बजे जाना है, सारा कुछ इंट्रोडक्ट जो है वो भी मैंने बता दिया है। OMR सीट कैसे भरनी है, जो फ्रेशर स्टूडेंट उनको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो एक बार चैनल का पेज विजिट कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सहसंयोजक यौगिक है। मैं 4 यौगिक लिख रहा हूँ, उनमें से सहसंयोजक यौगिक कौन सा आपको बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 यौगिक लिख रहा हूँ, उनमें से आपको सहसंयोजक यौगिक जो भी है वो मेरे को बता देना है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड जो अपना ऑप्शन है 2s, और जो फोर्थ जो अपना ऑप्शन है वह है H2। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो कौन सा आपको टिक करना है वो आप मेरे को बता दीजिएगा। सहसंयोजक यौगिक है, तो इसका जो राइट आंसर है अपना 4th नंबर का H2 जो है वो सहसंयोजक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन, शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की, प्योर जो वाटर होता है आपका शुद्ध जल, उसकी मोलरता कितनी होती है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 555 सॉरी, शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कई जगह 2 दे रखा है, बट जो NCERT बुक्स में दे रखा है ना वो ये है,
बाकी कुछ गाइडों में या कोचिंग के जो नोट्स हैं उनमें अलग भी दे रखा है, कुछ 5.56 भी दे रखा है, तो कई जगह 6 भी दे रखा है, सीधा 60 भी दे रखा है। बट जो ऑथेंटिक चीज़ है कि अगर आपके ये क्वेश्चन आता है और आपने इस पर क्लिक किया है और उसको गलत मान रहे हो तो आप कोर्ट में याचिका लगा सकते हो, कुछ भी। उसके लिए अपने को क्या चाहिए होता है? प्रूफ चाहिए होता है। और प्रूफ कब लगा सकते हैं अपन? जब अपन किसी सरकारी चीज़ में से, ठीक है, कोई जो ऑथेंटिक चीज़ है, जैसे एनसीईआरटी हो गई या राजस्थान बोर्ड की बुक्स हो गई, उनमें से अगर अपन लगाते हैं तो वो सर्वमान्य होगा। बाकी ऐसे तो लिखाने को कुछ भी लिखा देते हैं, 19-20 होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, निश्चित ताप पर जब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है तो जो साम्य स्थिरांक है वो रहता है निश्चित ताप पे। निश्चित ताप पर क्या होता है? कोई अभिक्रिया हो रही है एक निश्चित टेम्परेचर पे, ठीक है, निश्चित ताप पर जब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है, जब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है, जब अभिक्रिया की, एक मिनट, निश्चित ताप पर जब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है, अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है तो जो साम्य स्थिरांक है उसमें क्या चेंजेस होंगे? जो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है उसमें क्या चेंजेस होंगे? वो घटेगा, ठीक है, या फिर बढ़ेगा, या फिर अप्रभावित रहेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को सही से देखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। क्वेश्चन देखो, निश्चित तापमान पर जब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है तो जो उसका साम्य स्थिरांक है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा, क्या चेंजेस होंगे उसमें? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि अप्रभावित रहेगा। अगर एक निश्चित ताप पे कोई अभिक्रिया हो रही है, उसकी सांद्रता बढ़ा रहते हैं, तो उसकी जो साम्य स्थिरांक है वो क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राइट आंसर क्या है इसका? अप्रभावित रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर दाब पर किया जाने वाला प्रक्रम कहलाता है। स्थिर दाब के ऊपर कोई प्रक्रम चल रहा है, कोई मैकेनिज्म चल रही है स्थिर दाब पर, तो उसको क्या कहलाता है? उसको क्या कहेंगे? स्थिर दाब पर किया जाने वाला प्रक्रम कहलाता है समदाबी प्रक्रम। क्या कहलाता है? समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एंट्रोपी बढ़ाने का सही क्रम है या एंट्रोपी बढ़ने का सही क्रम है। जो एंट्रोपी होती है उसके बढ़ने का सही क्रम, एंट्रोपी बढ़ने का सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम है, मैं जैसे पहले किस में बढ़ेगा? द्रव में, ठोस में, गैस में, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस। ये क्या है? एंट्रोपी बढ़ने का सही क्रम है। क्या है? एंट्रोपी बढ़ने का सही क्रम। नेक्स्ट देखेंगे, प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम यौगिक था कार्बनिक यौगिक। जिसको प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में बनाया गया, लैब के अंदर बनाया गया प्रथम जो कार्बनिक यौगिक था वो कौन सा था? यूरिया था। कौन सा था? यूरिया। वोलर ने बनाया था यूरिया। अब यहाँ पे यूरिया आ गया तो यूरिया का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है प्रश्न, क्या है वो देख लो एक बार, कि प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था, यूरिया था, और सूत्र क्या है इसका? NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। बात करते हैं अगर इसके IUPAC नाम की इस यूरिया के की, तो क्या है? एमिनो मैथेनेमाइड। क्या नाम है? एमिनो मैथेनेमाइड। क्लास को एंड तक देखना, आगे और भी अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में यूरिया था। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 है, जिसका IUPAC नाम एमिनो मैथेनेमाइड है, ठीक है। और ये एंट्रोपी का सही क्रम ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ये जो चिन्ह है वो आपको सही से समझ में आना चाहिए कि मैं लेस देन लगा रहा हूँ या फिर वो दूसरा वाला लगा रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में बनाया गया, ये हो ही गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, कार्बनिक यौगिकों में जेल्डोज विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनमें जेल्डोज, जो जेल्डोज मेथड है, जेल्डोज विधि है, उसके द्वारा किस चीज़ का निर्धारण करते हैं? ये पूछ रहा है कि जितने भी अपने पास कार्बनिक यौगिक हैं उनके अंदर अगर अपन जेल्डोज विधि या जेल्डोज परीक्षण करते हैं, वो किसकी मात्रा आंकने के लिए या किसकी उपस्थिति प्रेजेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन में दे रखा है आपको नाइट्रोजन, सल्फर, O2
और पारा। ठीक है, ये है कि जेल डोज परीक्षण जो किया जाता है वो किसकी उपस्थिति या किसकी जांच करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। कार्बनिक यौगिकों के अंदर जेल डोज परीक्षण नाइट्रोजन का पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जैव शक्ति सिद्धांत की धारणा देने वाला वैज्ञानिक। जो जैव शक्ति जो सिद्धांत था उसकी परिकल्पना किसने दी थी या किसने प्रतिपादित किया था? जैव शक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बर्जीलियस। कौन थे? बर्जीलियस। केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन कम आ रहे हो ना तो कम ही करके आना, रिस्क मत लेना, नेगेटिव मार्किंग मत करके आना, क्योंकि केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाले लगभग स्टूडेंट्स की वीक होती है केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो अगर आप कम क्वेश्चन करके आते हो बजाय गलत करने के, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे सिलेक्शन के। ठीक है, तो हाँ, मैं बिल्कुल जो क्वेश्चन लग रहा है आपको कि हाँ ये सही हो सकता है तो रिस्क ले सकते हो, बट ज़्यादा क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेना है, बहुत कम पे जिन पे आपको भरोसा हो। नेक्स्ट, C2, ये क्या क्वेश्चन है? C2H4 में कार्बन परमाणुओं का संकरण है। इसमें जो कार्बन परमाणु है उनमें कौन सा संकरण है? जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण जिसको बोलते हैं, वो कौन सा है? इसके अंदर उपस्थित जो भी कार्बन परमाणु है उसमें कौन सा संकरण है? तो इसमें कौन सा संकरण निकालना आपको आता होगा। यहाँ पे एक चीज, कार्बन परमाणु जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है पता है ना आपको? 4। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, मतलब एक कार्बन परमाणु 4 को जोड़ सकता है। 4 इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4, तो ये कार्बन की क्या है? संयोजकता है। तो एक कार्बन की संयोजकता कितनी है? नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन क्या है अपना कि C2H4 में जो कार्बनिक यौगिक है उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण कौन सा है? तो इसमें कौन सा संकरण है? sp2। कौन सा है? sp2 संकरण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, CS3, यहाँ पर मिटा देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ मैं, पहले मिटा ही देते हैं, अभी बड़ा है थोड़ा लिखने में। बाकी एग्ज़ाम दो अच्छे से, आगे की कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। आंसर की वगैरह आप एग्ज़ाम देके घर पहुंचोगे उससे पहले आपको मिल जाएगी। आंसर की के अलावा भी जैसे आगे की काउंसलिंग का है, कौन सी कॉलेज लगानी है, क्या कट ऑफ रहती है, स्पोर्ट काउंसलिंग है, कौन सी भी कितनी मिल रहे हैं, वो सारा कुछ वो मेरी जिम्मेदारी है आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल ट्यूरली अपडेट करने का। नेक्स्ट तो अपना क्या था? CS3 OCO2 H5, ये जो है इसका IUPAC नाम पूछा है अपने भी। क्या है इसका IUPAC नाम जो है? तो IUPAC नाम में से भी क्वेश्चन डेफिनेट आता है, आपको पता होना चाहिए। CS3OCO2H5 का नाम क्या है? मेथॉक्सीएथेन। क्या नाम है? मेथॉक्सीएथेन। मेथॉक्सीएथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कार्ब एनाइनों का स्थायित्व का क्रम होता है। कार्ब एनाइनों का, जो कार्ब एनाइन है, कार्ब एनाइनों का जो स्टेबिलिटी का जो इसका वो है स्थायित्व का क्रम, कार्ब एनाइनों का स्थायित्व का क्रम होता है। तो 1 डिग्री सबसे पहला, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री। इस चिन्ह का मतलब मैं समझाऊं, जिधर से ये खुला है मतलब इधर बड़ा है और इधर वाली संख्या छोटी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 डिग्री, यहाँ पे लिखा है मैंने 2 डिग्री। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ज़्यादा स्थायी कौन है? 1 डिग्री है बजाय 2 डिग्री के। तो ये समझ के देना, ये जो चिन्ह है ना इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आते हुए भी कई बार अपन क्या होता है, सेम लगते हैं ये सारे। जब 4 ऑप्शन आ जाते हैं ना ऐसे, जैसे 4 आ जाते हैं आपके पास, 2 फिर ऐसे करके आ गया, 1 फिर ऐसे आ गया, तो उसमें क्या आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस चिन्ह का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावेवी है। जो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का क्रियावी जो समावेवी है वो कौन सा है? एथिल एल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावेवी, एथिल एल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावेवी कौन सा है?
क्वेश्चन देख लो, एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावयवी कौन सा है? तो राइट आंसर जो इसका है कि एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावयवी डाई मेथिल ईथर है। कौन सा है? डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर क्या है? ये जो एथिल अल्कोहल है उसका क्रियात्मक समूह समावयवी है। नेक्स्ट, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ एथिलीन की क्रिया से बनता है। सल्फर मोनोक्लोराइड, जो सल्फर मोनोक्लोराइड है, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ एथिलीन की क्रिया करवाते हैं अपन, तो क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या है? सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ एथिलीन की क्रिया जब करवाते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो कौन सा बनेगा? मस्टर्ड गैस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। गैस में से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। अगर आपके क्वेश्चन पूछेगा एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, तीनों में आ सकता है कहीं पे भी। एक तो जो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो गैसें पाई जा रही है, भार के आधार पर कितना आयतन में पाई जाती है, एक तो चीज़ तो वो। एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार कौन सी है? ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? अम्लीय वर्षा के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? कल कारखाने होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है? जैसे SO2 है, वो आम में काला टिप जो है, ब्लैक टिप जो रोग है वो कर देती है। और अम्लीय वर्षा के लिए NO2 जो SO2 है वो हो गई। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए हो गई। जो MIC है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, वो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार हो गई। तो ऐसा है, जो भी गैसों के क्वेश्चन है उनमें से भी पूछ लेते हैं। बाकी ये कुछ दिवस वगैरह है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, ओजोन दिवस हो गया, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, ICR दिवस हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेना आप। एक मृदा दिवस हो गया, जो केमिस्ट्री में भी आ सकता है और एग्रीकल्चर में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुईसाइट का निर्माण किया जाता है, जो लुईसाइट है उसका निर्माण किससे किया जाता है? एसिटिलीन से। लुईसाइट का निर्माण एसिटिलीन से किया जाता है। किसका निर्माण? लुईसाइट का निर्माण एसिटिलीन से किया जाता है। इससे तो ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये यहाँ तक हो गया, आधी क्लास हुई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम, डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा इसका? एथॉक्सी एथेन। क्वेश्चन क्या है अपना? डाई एथिल ईथर जो है उसका IUPAC जो नाम है वो क्या होगा? तो एथॉक्सी एथेन। क्या होगा? एथॉक्सी एथेन। थोड़ा अपना बोर्ड खराब है तो आप हो सकता है असुविधा हो देखने में। डाई एथिल ईथर, ये क्वेश्चन तो रहने देते हैं, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, कुछ दिख भी नहीं रहा है मेरे को, मोस्ट तो लगाया हुआ है। बट नेक्स्ट देखते हैं। सर्जरी में निश्चेतक के रूप में यूज लेते हैं। जब सर्जरी वगैरह करते हैं तो उसमें बेहोश करने के लिए क्या यूज करते हैं? सर्जरी में निश्चेतक के रूप में प्रयोग लिया जाता है। सर्जरी करते टाइम निश्चेतक के रूप में क्या प्रयोग लिया जाता है? एल्किल हैलाइड। एक बार जो क्लोरोफॉर्म को गरम जैसे मतलब धूप में रखते हैं तो क्या हो जाता है? उजाले में रखते हैं तो कौन सी गैस बन जाती है? एक जो है लाफिंग गैस कौन सी है? ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आती है, ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं आती। 12th लेवल का एग्जाम है तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा होएगा पेपर आपका। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म है, उसको सिल्वर चूर्ण के साथ क्या कर दिया हमने? हीट दे दी। सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म कर दिया तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? C2H2। नोट आउट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। थायोनिल क्लोराइड कौन सा है?
अरे ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। एक जो कैनिजारो अभिक्रिया है, कैनिजारो दो, उसमें से भी देख लेना, क्वेश्चन डेफिनेट आ ही जाता है, उसमें से हर बार पूछा जाता है खैर कैनिजारो में से। नेक्स्ट देखते हैं साबुनीकरण। साबुनीकरण की क्रिया में जल का अपघटन किया जाता है। जो साबुनीकरण की जो क्रिया है उसमें जो जल का अपघटन है वो किसके द्वारा किया जाता है? साबुनीकरण पढ़ा है आपने, साबुन निर्माण वगैरह जो भी है, एस्टर उसमें जो यूज हो रहा है, ग्लिसरॉल वगैरह सारा कुछ, पारदर्शी साबुन है, सारा कुछ उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन मेनली क्या है अपना, साबुनीकरण की क्रिया में जल का अपघटन किया जाता है। साबुनीकरण की क्रिया में जल अपघटन किया जाता है। तो एस्टर का जो है NaOH से, किससे? NaOH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो क्या है? 2CaSO4 डॉट H2O। किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। एक चीज, साल्ट पीटर के नाम से किसको जाना जाता है? छोटा सा क्वेश्चन है, साल्ट पीटर। साल्ट पीटर, साल्ट पीटर के नाम से किसको जाना जाता है और इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? तो साल्ट पीटर किसको बोलते हैं अपन, ये आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को। और इसका सूत्र क्या है? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का जो सूत्र है KNO3 है, इसको साल्ट पीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सूत्र मैंने बता ही दिया, KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन है आपका, उसके ऊपर जो आवेश पाया जाता है, उसके आवेश की गणना किसने की थी? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप जवाब क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना है वो किसने की थी? तो वो की थी R.A. मिल्कन ने। किसने की थी? R.A. मिल्कन नाम का वैज्ञानिक था, उसने की थी, R.A. मिल्कन। और इसकी खोज जो की थी वो की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे थॉमसन ने की थी, और R.A. मिल्कन ने इसके ऊपर आवेश की गणना की थी। कितना आवेश पाया जाता है? 1.6। कितना पाया जाता है इस पर? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये इस पे आवेश पाया जाता है, जिसकी गणना R.A. मिल्कन ने की थी। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। लगभग अपने 25 से 30 क्वेश्चन हो गए होंगे, गिना नहीं मैंने। चलो करते हैं, और रह गए अभी। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, अच्छे से देखना, कोई अपने पास तत्व है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक 11 है। यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 11 है तथा उसमें 12 न्यूट्रॉन है, क्या है? 12 न्यूट्रॉन है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तथा उसमें 12 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? परमाणु भार पूछा है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको निकालना भी बता देता हूँ, बहुत ईजी है। किसी भी तत्व का आप परमाणु भार निकाल सकते हो बिल्कुल एक स्टेप में, 2 सेकंड में। कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है अपने को, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 11 है, और इसका जो परमाणु भार है वो कितना है? सॉरी, परमाणु भार तो अपने को निकालना है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमने कर दी 11 प्लस 12 कितने हो गए? 23। तो उस तत्व का कितना हो गया? परमाणु भार 23 हो गया। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 था, क्या था? परमाणु क्रमांक 11 था। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो परमाणु क्रमांक 11 तो प्रोटॉन की संख्या 11 मैंने लिख दी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या सीधी दे रखी है 12 है, तो परमाणु भार कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, NaCl में पाई जाने वाली संयोजकता है। NaCl में पाई जाने वाली संयोजकता कौन सी है? आयनिक संयोजकता। आयनिक संयोजकता। NaCl में पाई जाने वाली संयोजकता कौन सी है? आयनिक संयोजकता। ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है। ऊंचे स्थानों पर जो जल है उसका क्वथनांक घट जाता है। क्यों घट जाता है?
ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और जनरल साइंस में भी आ जाता है। ये आपके केमिस्ट्री में दे रखा है महत्वपूर्ण में कि ऊंचे स्थानों पर जाने पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो वायुमंडलीय जो दाब है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या होता है, लो होता है, कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसकी वजह से एक रोग भी हो जाता है, चक्कर आना, मितली आना आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन क्या है कि ऊंचे स्थानों पर जल का जो क्वथनांक है वो क्यों घट जाता है, किस वजह से घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है वो कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन का अम्लीय होने का कारण है। जो फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, इसका अम्लीय होने का क्या कारण है, इसका जो विलयन है फेरिक क्लोराइड का वो अम्लीय क्यों होता है, किस वजह से होता है, फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन का अम्लीय होने का कारण क्या है। तो क्या है इसका, जल अपघटन। जल अपघटन के कारण फेरिक जो क्लोराइड है उसका जो जलीय विलयन है वो अम्लीय होता है। वो कैसे होता है, आप देखोगे जो फेरिक क्लोराइड है FeCl3 है उसका जल अपघटन होगा तो H2O जो इसमें से हो गया तो क्या बचा फिर Fe जो H का होल क्यूब प्लस 3HCl, जो लास्ट में जो इसके बचा है प्लस 3HCl, वो एक परबल अम्लीय है। ठीक है, इस वजह से क्या फेरिक जो क्लोराइड है उसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध में पाया जाता है। दूध क्या है, ऐसे पूछा हुआ, दुग्ध है, दुग्ध है, ये आपके इमल्सन वाले चैप्टर में से है तो दुग्ध है। दुग्ध क्या है, जल में परिक्षिप्त वसा का उदाहरण है, जल के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, जल के अंदर परिक्षिप्त वसा, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दो होते हैं, आपने पढ़ा होगा सही से। तो दुग्ध किसका उदाहरण है, जल के अंदर परिक्षिप्त वसा का, इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि एथेनॉल का समावेवी है, एथेनॉल का समावेवी कौन सा है, डाइमेथिल ईथर। एथेनॉल, जो एथेनॉल है उसका समावेवी कौन है, डाइएथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, एथेनॉल का समावेवी। ठीक है, ये जल के परिक्षिप्त वसा हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था। जो आवश्यक पोषक तत्व एक प्लांट को उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं उनको आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। ये पहले 16 थे, अब 17 हो गए। 17वां पोषक तत्व जो खोजा गया था, निकल था, ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1987 में, 1987 में निकल खोजा गया ब्राउन के द्वारा, जिसको 17वां आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया। आवश्यक पोषक तत्वों को जो सिद्धांत दिया था वो आर्नोन और स्ट्राउट ने दिया था। कब दिया था, 1939 में दिया था, 1939 में दिया था। क्या कहा था उन्होंने, 3 चीजें बताई थी उसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत, कि जिस पोषक तत्व की कमी हो रही है ना वो उसी पोषक तत्व से पूरी होगी, वो तत्व। सेकंड चीज कि वो जो तत्व है वो उस प्लांट की लाइफ साइकिल में, ठीक है, पूरे रूप से निहित होगा। थर्ड जो चीज़ थी कि वो कहीं ना कहीं उसकी उपापचयी क्रियाओं के अंदर मुख्य भूमिका निभाएगा उसकी ग्रोथ में, उसके बिना लाइफ साइकिल। तो ये चीज़ें दी थी आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत में, आर्नोन और स्टाउट ने। कब दिया था, 1939 में दिया था। आवश्यक पोषक तत्व मैंने बता ही दिया। ये पोषक तत्व वाला तीनों जगह है, एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। जिन्हों को इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैंने इसकी बहुत अच्छे से क्लास ली हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, शायद सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है मैंने। जो प्लांट न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स वाला चैप्टर है वो, उसमें से अपने को क्वेश्चन गलत नहीं करना। उसमें से एग्रीकल्चर में भी आ सकता है, बायो में भी आ सकता है और केमिस्ट्री में भी आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे आप। और अगर आपको ज़रूरत हो क्लास की तो मेरे को बोल देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट, हाँ एक बार बता देता हूँ, हल्का हल्का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपके। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, NPK। द्वितीय कौन से होते हैं, CA, MgS, जो बच के जो तृतीय सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। और जो CHO जो है वो क्या है, पादप का जो शुष्क भार होता है, जो बॉडी वेट होता है, जो बॉडी पार्ट होता है, उसका लगभग 90% जो है CHO का बना होता है। CHO को मतलब किसी जिनको संरचनात्मक क्या स्ट्रक्चर, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व वो CHO होते हैं। उनको अपने को बाहर से देने की जरूरत नहीं होती। जो प्लांट है वो या तो सोइल से या एनवायरमेंटल से उनको ऑब्जर्वेशन कर लेता है, उनकी जो मात्रा है उसको कंप्लीटली कर लेता है पूरी। तो CHO जो है संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। अब जैसे एक आपके इंडिकेटर प्लांट्स भी दे रखे हैं, जैसे बोरोन, ठीक है, सूरजमुखी,
कौन कौन से हैं उस हिसाब से कि सबसे पहले बोरोन की कमी सूरजमुखी दर्शा देगा। सूरजमुखी एक दिवस निष्प्रभावी पौधा है जिसपे पुष्पन पे सूर्य के प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें छोटी मोटी, तो आप देख लेना एक बार, वो क्लास भी देख सकते हो या आप अपने खुद की जो सेल्फ नोट्स वगैरह हैं उनको रिवाइज कर लेना। याद हो ना हो एक बार आंखों से निकाल देना, और ज़्यादा लोड नहीं लेना। बार बार बोला हूँ, लास्ट टाइम में पढ़ा लिखा सारा धूल हो जाएगा। अच्छे से फ्री माइंड पेपर दे के आना और हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा आपका। इतना हार्ड नहीं आता पेपर, बहुत ईजी आता है। पुराना पेपर देख लेना अगर पढ़ा हुआ है आपके। थोड़ा सा अगर शांति से अगर आप पेपर को करोगे ना सोच के कि पूछ क्या रहा है, तो इतना कोई हार्ड नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ, आंसर आपको कहीं बाहर से नहीं देना, उन्हीं 4 ऑप्शंस में देना है। क्वेश्चन भी आपके सामने होगा और आंसर भी आपके सामने होगा, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंट होकर आराम से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2016-17 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी थी? 2016-17 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति भारत के अंदर जो दुग्ध उपलब्धता थी वो कितनी थी? 352 ग्राम। कितनी थी? 352 ग्राम। 352 ग्राम थी। 2016-17 का बता रहा हूँ मैं, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। लवणीय क्षारीय मृदाओं की ईसी, पीएच और जो विनियमशील सोडियम है SAR% वो कितना होता है? तो लवणीय क्षार, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो सारणी है लवणीय क्षारीय जो मृदाएं हैं उनको गोदेराइज ने क्या बोला, हिलगार्ड ने क्या बोला, उसकी ईसी कितनी होती है, पीएच कितना होता है, SAR जो परसेंटेज है विनियमशील सोडियम जो है वो कितना होता है। तो जो वो सारणी है 3 लाइन की, उसको अच्छे से याद करके जाना, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन केमिस्ट्री में मिले या एग्रीकल्चर में वो फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर में मिल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ अपना थोड़ा सा और रहा है, वो देख के जाना, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने बता दिए 5-7 टॉपिक, वो क्लियर करके जाओगे अच्छे से अच्छा। जितना सोच रहे हो ना उतना सिलेक्शन जितना स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आई थी कि नहीं आई थी, 12th में पढ़े थे नहीं पढ़े थे, टीचर था नहीं था, बहाने नहीं लगाना है। लवणीय क्षारीय, कई बार एक चीज़ मैं बताऊं, लोग ये कहते हैं मेरी परिस्थिति ऐसे थी वैसे थी। तो अगर आपकी परिस्थिति खराब है ना, तो आपको जो मेहनत कर रहे हैं ना उनसे डबल मेहनत करनी चाहिए, ना कि ये निराश हो कि यार मेरी तो परिस्थिति ऐसी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चीज़ गलत है। परिस्थितियों को दोष नहीं देना, परिस्थितियों को दोष देना बंद करो, ये चीज़ें मत सीखो, ये एक फेलियर की चीज़ें हैं, ठीक है। जब कोई ज़्यादा फेल हो जाता है, मेहनत भी नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, वो लगाता है ये बहाने कि मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी वरना वो ऐसे कर देता। भाई कौन मना कर रहा है? आपकी परिस्थिति सही है गलत है आपको पता है, ठीक है। और आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे कर रहे हो, कितनी आपकी वैल्यू है, क्या चीज़ है। वो सारा कुछ अगर ध्यान में रखते हो आप करते हो ना, तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप गलत रास्ते पे जाओ या आप फेलियर हो। तो उस हिसाब से सोल आउट करना पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थितियों को दोष मत दो, अगर आपकी सही नहीं थी तो आपको तो डबल मेहनत करनी चाहिए थी। ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो गया आगे से, कि अगर परिस्थितियों को खराब है आपकी, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी उसकी जैसी कंडीशन नहीं है, तो यार नहीं है, क्यों नहीं है, उसकी जैसे करने के लिए, उससे अच्छा करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि ये कि नहीं मैं नहीं कर सकता। ये चीज़ खुद की लाइफ से निकाल देना कि मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट, लवणीय क्षारीय मृदाएं। लवणीय, तो ये सारणी एक बार देख लेना। लवणीय क्षारीय मृदाओं की मैं क्या क्या यहाँ पे बताऊंगा आपको। पीएच, ईसी और जो SAR% है विनियमशील सोडियम की मात्रा, प्लस एक चीज़ और बता देता हूँ कि हिलगार्ड ने तो इनको क्या बोला था और जो गोदेराइज था उसने क्या बोला था। 2 वैज्ञानिक थे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो इसमें जो ईसी है वो तो होती 4 से ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच की, तो पीएच 8.5 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बात करें विनियमशील सोडियम की, तो ये 15% से ज़्यादा ही होगा। अब एक चीज़ बताऊँ, जो लवणीय क्षारीय है ना उनमें सारे ही चिन्ह ज़्यादा ही ज़्यादा के आ रहे हैं, कम का कहीं नहीं आ रहा, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ अपन ये देखते हैं हिलगार्ड और गोदेराइज ने क्या बोला। तो हिलगार्ड ने उनको बोला भूरी ऊसर। क्या बोला? भूरी ऊसर। अब इसमें से एग्रीकल्चर में सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है, सोलन चाक या भूरी ऊसर, सफ़ेद ऊसर किस वैज्ञानिक ने बोला था। इसको याद करने का, हिलगार्ड, ये क्या है? गार्ड है, ठीक है। अब जो गार्ड की नौकरी कर रहा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, इसको इंग्लिश तो आएगी नहीं, तो ये क्या बोलेगा? भूरी ऊसर, सफ़ेद ऊसर, काली ऊसर, ठीक है। नॉर्मली जो अपनी लैंग्वेज है, ये देसी आदमी अपनी तरह, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। गार्ड, हिल गार्ड, ठीक है, ऐसे याद रखना।
अपने को याद करने से मतलब है। तो जो गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं बेचारे को, तो ये सीधा सीधा बोल देता है काली ऊसर, भूरी ऊसर, सफ़ेद ऊसर। जो गोदेराइज है वो क्या है ना, ये विदेश का है, तो इसको क्या है ना इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो ये क्या बोलता है सोलन चौक। इनको क्या बोला इसने लवणीय छारियों को, सोलन चाक। छारियों को बोला था इसने सोलोनाइट्स, ठीक है। ऐसे जो भी है वो देख लेना, याद करने का तरीका देख लिया। उसमें एक में तो होएगा कम, एक में होएगा ज़्यादा, कम ज़्यादा जो भी है। और जो लवणीय क्षारीय है उसमें सारे ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। pH भी 8.5 से ज़्यादा व कम हो सकता है, बट ज़्यादा का भी चिन्ह है। जो EC है, विद्युत चालकता जो है प्रति DSM आता है, डेसिमेंस, तो वो 4 से अधिक है। जो इसका SAR विनियमशील सोडियम की मात्रा है वो 15% से अधिक है। हिलगार्ड ने बोला इनको भूरी ऊसर। गोदेराइज जो अंग्रेज था उसने बोला सोलन चौक। तो ये चीज़ हो गई, सारणी याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। MO का उपलब्धता का रूप है, जो मोलिब्डेनम है MO, वो किस फॉर्म में उसको प्लांट्स ऑब्जर्वेशन करते हैं, किस रूप में उनको प्राप्त होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। किस रूप में प्राप्त होता है, ये इस रूप में होता है। ये पौधों को किस, नाइट्रोजन किस रूप में होता है, नाइट्रेट के रूप में किसको होता है, ठीक है। यूरिया के जो उर्वरक है उनमें एमाइड के रूप में कौन से में पाया जाता है, वो सारी छोटी मोटी चीज़ें उर्वरक वाले चैप्टर जो दोनों जगह है उसको भी अच्छे से देख के जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, नाइट्रोजन स्वांगीकरण के लिए जिम्मेदार दो चीज़ें, एक स्वांगीकरण, एक स्थिरीकरण। स्वांगीकरण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण, एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। इन दोनों के लिए अलग अलग तत्व जिम्मेदार है और दोनों महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन स्वांगीकरण के लिए तो मैग्नीज है, कौन सा है, Mn। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन है, MO। ये चीज़ याद रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए MO और नाइट्रोजन स्वांगीकरण के लिए Mn, मैग्नीज। नेक्स्ट, जनन क्रियाओं का नियमन करने के लिए बोरोन है। जैसे परागकणों का पोलिनाइजेशन का जो संभालता है वो बोरोन के अंतर्गत आता है, परागकणों। और वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन हो गया, जड़ों के विकास के लिए फॉस्फोरस हो गया, रोग कीटों की प्रतिरोधक क्षमता व गुणवत्ता के लिए पोटेशियम हो गया। NPK के मैंने बता दिया है। बाकी कैल्शियम किस काम में आ रहा है, कैल्शियम अगतिशील होता है पौधों के अंदर, तो जो ऊपर के लक्षण है वो कैल्शियम दर्शाता है, कैल्शियम और बोरोन। एक चीज़ मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, पता नहीं आपके लिए यूजफुल हो जाए गलती से 1 मिनट और। जैसे आप ऐसे पढ़ना, प्लांट के अंदर कौन कौन से तो गतिशील है, कौन से अगतिशील है, किसकी कमी के लक्षण। तो NPK की कमी के लक्षण नीचे वाली पत्तियों पे दिखाएगा, कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण ऊपर सीड्स पे दिखाएगा, टॉप डोमिनेंस पे, बाकी बच रहे हैं उनका मध्यम पत्तियों पे। तो इससे क्या है ना, क्वेश्चन आता है जैसे पौधे की नीचे वाली पत्तियों पे कुछ हो रहा है, तो उसमें ऑप्शन में अगर N इनमें से दे रखा है, NPK में से कोई, तो वो सही हो जाएगा, सीधा है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर का अगर दे रखा है तो कैल्शियम बोरोन आएगा। कैल्शियम और बोरोन अगतिशील होते हैं पौधों के अंदर। अब मृदा में कौन से गतिशील है, कौन से अगतिशील है, किस फॉर्म में ऑब्जर्वेशन हो रहा है, कौन किसके लिए, सल्फर है तेल निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा तेलीय जो तिलहनी फसलें हैं उनके लिए आवश्यक होता है सल्फर, फिर दलहनी के लिए, फिर खाद्यान्न के लिए, ठीक है। ये हो गई बात सल्फर की। NPK का मैंने बता ही दिया, बोरोन का मैंने बता दिया, कैल्शियम का मैंने बता दिया, जो भी मेन है, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री, तीनों में। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल लाइव में। तो क्लास व्लास नहीं लेंगे, ऐसे ही बात करेंगे आराम से। तो टाइम कितना रहेगा, 2 बजे से 4 बजे के बीच में, 2 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी हो सकता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 3:30 से पहले, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन आते सारे शेयर कर देंगे, एक साथ जुड़ेंगे, अच्छे से बात करेंगे। कोई दिक्कत है आपको, कोई पूछना है तो मैं, जो ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है बट जो भी खुद का है वो मैं आपको सही बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।